तो मैं बात कर रहा था दश कुमार चरित्र। तो दश कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं। इसमें 10 कुमारों की कहानी है। 10 कुमार किसी प्रकार से एक जंगल में खो जाते हैं और पुनः 1 वर्ष के बाद फिर वे आपस में मिलते हैं और एक दशों कुमार 1 वर्ष के दौरान उनका जो समय है वो किस प्रकार से बीता, वह एक दूसरे से मिलने के बाद वह 1 वर्ष का अपनी कहानी वो बताता है। फिर दूसरा एक राजकुमार आता है, वह 1 वर्ष की कहानी सभी राजकुमारों को बताता है। एक तीसरा राजकुमार आता है, वह एक दूसरे को 1 वर्ष की कहानी जो बताता है कि मैं 1 साल कहाँ पे रहा, किस प्रकार से मेरा 1 साल का जो जीवन है वह बीता। इस प्रकार से यह दंडी के द्वारा दश कुमार चरित्र गद्य काव्य लिखा गया है और एक विशाल गद्य काव्य है। और 10 गद्य काव्य के विकास क्रम में ये 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया 10 कुमार चरित्र का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है कादम्बरी। क्या है आपका? कादम्बरी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और कादम्बरी इसमें 3 जन्मों की प्रेम कहानी है। इसके बारे में तो मैं पहले बात की थी आप लोगों से। तो कादम्बरी इसमें 3 जन्मों की प्रेम कहानी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये 3 गद्य काव्य हुए और इन तीनों गद्य काव्य को गद्य त्रयी कहा जाता है। और गद्य काव्य के विकास में इन तीनों की जब रचना हुई, ये तीनों गद्य काव्यों की जब रचना हुई, तब गद्य काव्य का जो विकास है वह सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गया। तब विद्वानों ने इन तीनों काव्यों की बहुत ही प्रशंसा की और लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब गद्य के रूप में हम एक बहुत अच्छे काव्यों का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान देंगे, बाणभट्ट के द्वारा एक और गद्य काव्य लिखा गया था जिसका नाम था हर्ष चरित्र। जिसका नाम क्या है? हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र जिसमें सम्राट हर्षवर्धन का चरित्र के विषय में बताया गया है। अंतिम में हम बात करेंगे आधुनिक साहित्य। क्या बात करेंगे? आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य के अंतर्गत एक लेखक हैं जिनका नाम है पंडित अंबिका दत्त व्यास। उसमें उनके द्वारा एक गद्य काव्य लिखा गया है जिसका नाम है शिवराज विजय। शिवराज छत्रपति शिवाजी का नाम आप लोगों ने सुना है। छत्रपति शिवाजी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा एक गद्य काव्य की रचना हुई, जिसमें शिवाजी ने किस प्रकार से मुगलों से लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से मुगलों से युद्ध किया और किस प्रकार से महाराष्ट्र को, है ना, छत्रपति वो कहाँ के थे? शिवाजी महाराष्ट्र के थे ना। किस प्रकार से वो महाराष्ट्र से युद्ध लड़ा और अपने महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त किया। तो वो शिवाजी पर आधारित एक गद्य काव्य पंडित अंबिका दत्त द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान देंगे, तो ये शिवाजी जो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, वो इतिहास के विषय है। तो इतिहास पर आधारित जो था, इतिहास, चूँकि ये जो गद्य काव्य लिखा गया पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, ये इतिहास पर आधारित है। ये क्या है? इतिहास पर आधारित है। तो इतिहास पर आधारित है, इसलिए ये शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य हो गया? या एक आख्यायिका काव्य हो गया। तो ध्यान देंगे, तो हमने, अगर हम गद्य काव्य के उद्भव और विकास पर बात करें तो उनमें उद्भव और विकास के लिए मैंने 3 पक्षों को लिया है। पहला जो टर्म है वो वैदिक, दूसरा लौकिक और तीसरा आधुनिक। आधुनिक में सबसे जो प्रचलित गद्य काव्य है वो शिवराज विजय
शिवराज विजयम, जिसके लेखक पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं। ध्यान देंगे, पंडित अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजय की जो रचना किए हैं, ये कादम्बरी से प्रभावित होकर के शिवराज विजय की रचना किए हैं। वो बाणभट्ट से, पंडित अंबिकादत्त बाणभट्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और इंस्पायर होकर के फिर इन्होंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी बाणभट्ट की तरह एक गद्य काव्य की रचना करूँगा, और अंततः इन्होंने ये रचना कर डाली, जिसका नाम क्या पड़ा, शिवराज विजय, और यह इतिहास पर आधारित काव्य है। तो इस प्रकार से मैंने देखा गद्य काव्य के विकास क्रम में हमने ये देखा कि गद्य काव्य का उद्भव, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और आधुनिक साहित्य, इन सभी बिंदुओं को पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे और प्रत्येक बिंदुओं पर कुछ ना कुछ अगर आप लिखेंगे, कुछ ना कुछ लिखना नहीं, मैं जो बताते गया हूँ उसको आप बारीकी से सुन लेंगे। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम बात किए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य काव्य के दो भेद, काव्य को मैंने पहले पढ़ा, गद्य काव्य को, आज का क्लास का जो विषय गद्य काव्य था या फिर अथवा गद्य साहित्य था, गद्य काव्य था। तो काव्य की परिभाषा मैंने पढ़ी, तो काव्य के दो भेद हुए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और श्रव्य काव्य के तीन भेद, गद्य, पद्य और फिर चंपू। गद्य काव्य की विशेषता मैंने पढ़ी, उसके बाद गद्य काव्य के बिना दो भेद, कथा और आख्यायिका, फिर उसके बाद अंतिम में हमने गद्य काव्य के उद्भव एवं विकास पर चर्चा की। तो इस प्रकार से गद्य साहित्य का जो विषय है, वह टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त होता है, और गद्य साहित्य जो आपके पाठ्यक्रम में है वह भी समाप्त होता है। तो आज ये जो गद्य साहित्य का दो पार्ट बना हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों पार्ट जब आप देखेंगे तो आपका गद्य साहित्य जो है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखेंगे। चलिए, शुभ रात्रि। अब चीज़ों को बारीकी से समझे होंगे, और फिर इसको समझ करके आप समझ करके अपने तरीके से फिर इसको आप लिखते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएँ। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।